माना जाता है मुंबई में बिल्डर और पीएमसी आगे जाके दोनों मिल जाते हैं। ऐसे घर में रह रहे हो जो कभी भी गिर सकता है। कभी भी धोखाधड़ी घोषित हो सकता है। मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे केसेस है जहाँ क्या आप आके बोलते सर वो तो 10 लाख रुपया मांग रहा है एक जन से। अभी तो ये नया टर्म भी हमने सुना है, डमी डेवलपर। मेरा यही उद्देश्य है कि आज के बाद सोसाइटी मालिक होगी, डेवलपर मालिक नहीं होगा। तो उनको इस तरीके से डराया जाता है कि आपका कुछ नहीं होने वाला है। एक ऑनेस्ट कंसल्टेंट ये करप्शन की दुनिया में सरवाइव नहीं कर पा। नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक सोच पॉडकास्ट पर, जहां हम बात करेंगे उन लोगों से जिन्होंने एक सोच से अपनी जिंदगी तो बदली और दूसरों के लिए रास्ता बनाया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो मुंबई के हर कोने से जुड़ा है, रीडेवलपमेंट। एक तरफ नए घर, नए सपने और दूसरी तरफ डिलेस, स्कैम्स और अधूरे बिल्डिंग्स। मुंबई में हर रोज 200 से ज्यादा बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में जाती है, पर उनमें से कई प्रोजेक्ट्स बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। कई बिल्डर बैंकरप्ट हो जाते हैं और कई फैमिलीज बिना घर, बिना रेंट, बस इंतजार में रह जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं रीडेवलपमेंट स्कैम नहीं, सोल्यूशन बन सकता है। उनमें से एक है धीरज तिवारी, डायरेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्ट टेक प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, अगर आप भी किसी सोसाइटी का हिस्सा है, रीडेवलपमेंट सोच रहे हैं या बस सच जानना चाहते हैं, तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हर इंस्पायरिंग कहानी और हर एक सोच आप तक सबसे पहले पहुंचे। Make them up in my head again. नमस्कार धीरज जी, आपका स्वागत है एक सोच प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार। ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है एक सोच का, वन आइडिया दैट चेंज योर लाइफ, तो हम सभी को, हमारे व्यूवर्स तक को भी जानना है कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। नहीं, जर्नी की शुरुआत बेसिकली आई एम सिविल इंजीनियर। तो जब मैंने पढ़ाई की थी तो शुरुआत से ये था कि सिविल इंजीनियर का अगर काम कर रहे हैं तो कुछ आगे जाके करना है। और जो मेरे ऊपर ही बीती थी, एक्चुअली शुरुआत में मम्मी पापा ने काफ़ी स्ट्रगल किया पढ़ाने में। फिर वहाँ से हमारा एक छोटा सा घर था गोरेगांव में, जो कि आज तक मुझे नहीं मिला है। ओह, और वो सब देखने के बाद कि मैं सेम फील्ड में रहने के बावजूद मैं खुद के घर पे नहीं जा पा रहा हूँ, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अभी इसको कुछ तो आगे करना है मुझे। और बेसिकली ये सब प्रॉब्लम फेस होने के बाद, मम्मी पापा का सब देखने के बाद, मुझे ये लगा कि ये प्रॉब्लम्स काफ़ी लोगों की होगी। और उसके बाद फिर जब मैंने सेम फील्ड में था, थोड़ी जानकारी इकट्ठा की, देन ऑफ बिफोर 15 ईयर आई स्टार्टेड एवरीथिंग कि भाई एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी स्टार्ट करते हैं, जिससे लोगों को वो गाइड करते हैं कि जो मेरे साथ हुआ वो और लोगों के साथ ना हो। आजकल आप ही देख रहे हो, मुंबई जैसे रीजन्स में लाखों लोग बेघर हैं। रीडेवलपमेंट के नाम पे उनको काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वो कुछ अच्छे के लिए ट्राई करते हैं, बट ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं, ऐसे डेवलपर उनके पास आ जाते हैं कि उनको 15 साल से 10 साल से बेघर होने पे मजबूर हो जाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, पहले के ज़माने में ऐसे हुआ करता था कि सोसाइटी डायरेक्टली डेवलपर्स के थ्रू डील करती थी। अभी ये नया टर्म आ गया है, पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बताना चाहोगे? नहीं, सोसाइटी डायरेक्टली पहले, जैसे आपने बोला कि पहले जाके वहाँ पर डेवलपर को अपॉइंटमेंट करके काम कर लेते थे। बट क्या होता है कि अगर आप एक स्टडी देखेंगे कि जो लोग 8 साल से 10 साल से बेघर हैं, फिर वो कोर्ट केस करते हैं। कोर्ट केस में जब सोसाइटी वाले जाते हैं तो उनके डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो होते हैं वो पूरे वन साइडेड बने होते हैं। और वन साइड का मतलब ये है कि अगर आप कोर्ट में कोई अपनी एप्लीकेशन डाल रहे हो तो उसमें आपने अपना हाथ पाँव काट के सब डेवलपर को दे दिया हुआ है। वो कितना भी डिले करें, अपनी मनमानी करें, वहाँ पर वो अपने हिसाब से डिज़ाइन करें, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। देन नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते गए और सोसाइटी के लोग बेघर होते गए। तब गवर्नमेंट ने ये रूल्स निकाला कि एटलीस्ट यू शुड हैव सम
कंसल्टेंट जो कि सोसाइटी और डेवलपर के बीच में एक थर्ड पार्टी जो सोसाइटी के साइड से बात करे, उनके जो भी लीगल कंप्लाइंसेस है, आर्किटेक्चरल कंप्लाइंसेस है, टेक्निकल कंप्लाइंसेस है, वो बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ डेवलपर सोसाइटी से पूरा डाटा लेके देन वो टेंडरिंग प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करे। तो इसलिए ये पीएमसी टर्म्स आया है, जो कि सोसाइटी के साइड से जो भी टेक्निकली लीगली चीज़ें होती हैं वो सब लेके और डेवलपर के सोसाइटी के बिहाफ में डेवलपर से बात करे। ओके। यस। तो अगर आप देखोगे तो मुंबई में रोज के 200 से ज़्यादा बिल्डिंगें बन रही है, रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में जा रही है। अभी मानो कि कई बिल्डिंग का काम अच्छा चालू भी हो जाता है, अच्छे से पूरा भी हो जाता है, लेकिन कई सारे प्रोजेक्ट्स है जो आज भी, जैसे आपने बताया, आपने शुरुआत ही इसलिए की क्योंकि मुझे खुद को एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरा घर अब तक मुझे नहीं मिला है, तो आपकी शुरुआत ही वैसे हुई थी, राइट? सो अगर लोगों को अपना रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करना हो सोसाइटी को, तो उनका माध्यम क्या होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए? नहीं, सबसे पहला स्टेप है आप राइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अपॉइंट करिए। लाइक एट कंस्ट्रक्शोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है मेरे। तो राइट पीएमसी में इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज हम उस हिसाब से ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। तो आप अपॉइंट करिए, और अपॉइंट करने का भी तरीका है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी प्रोफेशनल्स, कोई इंजीनियर है, आर्किटेक्ट पकड़ लिए और वो फिर देख रहा है। एक सब्जेक्ट नॉलेज किसी इंसान को एक चीज़ का होता है, नॉट फॉर द एवरीथिंग। तो उसमें राइट पीएमसी को अपॉइंट करना है, उसका भी तरीका है। आप एसजीएम बुलाइए और सबसे रीडेवलपमेंट अप्रूवल का प्रोसेस कीजिए। जो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल है वहाँ पर, कितने परसेंट अवेलेबल होने चाहिए, कितने परसेंट का आपको कंसेंट लेना है उनसे, वो गाइडलाइंस के थ्रू आप पीएमसी को अपॉइंट करिए। उसके बाद पीएमसी जब आ जाती है तो उसका ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि वो वहाँ से, आपने एक अच्छे पीएमसी को अपॉइंट किया, वहाँ से चाबी देने तक का, आपको घर लाने तक का वो पूरी जिम्मेदारी ले, और सही तरीके से ऑनेस्टी के साथ जो भी गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेस है, जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से पूरा प्रोसेस फॉलो करके आपको वापस घर में लेके आए। ओके। अभी जैसे आप मानो मैं एज अ नॉर्मल मेंबर हूँ सोसाइटी की, अब मुझे नहीं पता राइट पीएमसी क्या होती है, ठीक है? ये बड़े बड़े टर्म्स अभी शुरू हुए, पहले तो होते भी नहीं थे। तो अभी जैसे हमारी बिल्डिंग खुद रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो जब भी पहली बार ये वर्ड मेरे सामने आया तब तो मुझे पता चला पीएमसी क्या है। तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग आप जाके गूगल करते हो कि पीएमसी होती क्या है, इसके कर्तव्य क्या होते हैं और करती क्या है। सो अभी यहाँ पर भी अगर सोसाइटी के एक मेंबर ने बता दिया कि ये पीएमसी आई है, ये बहुत बढ़िया पीएमसी है, कुछ लोग ग्रुप में मान भी लेते हैं, लेकिन हमको बीइंग अ नॉर्मल मेंबर सोसाइटी के कैसे पता चलेगा कि ये राइट पीएमसी, अच्छी पीएमसी है, डिफॉल्ट पीएमसी है, ब्लैक लिस्टेड पीएमसी है? ऐसी कोई 3 साइंस है जहां से हम पता कर पाए कि यार ये पीएमसी बहुत बढ़िया पीएमसी है? सबसे पहले तो आपका प्रोसेस करेक्ट होना चाहिए सही पीएमसी अपॉइंटमेंट करने के लिए, क्योंकि जब सही प्रोसेस होगा तो सही लोग आएंगे। सही प्रोसेस मीन्स आपको पेपर में ऐड डालनी है, एक नेशनल लैंग्वेज में और एक रीजनल लैंग्वेज में। आप ओपन फोरम में अब आपका पेपर में इश्तिहार दे रहे हो, तो उसके थ्रू यू विल गेट एन नंबर ऑफ 10, 15, 5 जो भी आपके पास प्रपोजल्स आते हैं। अब उसमें से सही पीएमसी को चूज़ करना है। तो राइट वे की उसको जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि एक होता है कि हर पीएमसी उनके पास लाइसेंस है कि नहीं। अब ये लाइसेंस क्या चीज़ होती है, इसमें बहुत ही बड़ा खेल छुपा हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी रिडेवलपमेंट में करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस हैं। जैसे अगर मुंबई रीजन की बात करें तो DCPR 2034 को फॉलो करना पड़ता है। रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में UDCPR फॉलो करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ने उसके अंदर आर्किटेक्ट को लाइसेंस दिया हुआ है, अगर इंजीनियर है तो लाइसेंस, सर्वेयर का लाइसेंस दिया हुआ है, बिल्डिंग को सुपरवाइज करना है तो लाइसेंस, सुपरवाइजर का लाइसेंस दिया हुआ है, और लाइसेंस इंजीनियर का सर्टिफिकेट UDCPR में दिया हुआ है। तो ये सब लाइसेंस जिस पीएमसी के पास हो और कितने सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये डिफाइन करता है कि आप ये चीज़ उनसे मांग लेनी है। साथ ही साथ उनके करंट प्रोजेक्ट कितने चल रहे हैं, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट कितने हो चुके हैं, उनका फीडबैक उनके क्लाइंट से लीजिए जो जिस सोसाइटी के साथ वो काम कर रहे हैं, वेदर उनका काम समय पे चल रहा है कि नहीं, राइट प्रोसेस जिस पीएमसी को आप अपॉइंट करने जा रहे हो तो वो किस तरीके से क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं। तो ये 3-4 पैरामीटर से अगर इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा ही और अच्छी पीएमसी आपको मिल ही जाएगी।
एंड मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि पीएमसी अपॉइंटमेंट करते समय ये सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए, किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आके अपने घर के दाव पे मत लगाइए। हाँ जी, करोड़ों की प्रॉपर्टी आप किसी को देने जा रहे हो, तो बेशक हमको कुछ पैसे उसमें इन्वेस्ट करके एक राइट पीएमसी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप देखोगे पीएमसी जो भी बंदा मेंबर लेकर आता है, कहीं न कहीं अंदर के बंदे भी कहीं-कहीं करप्ट होते हैं, बोलते हैं यही पीएमसी सबसे बेस्ट पीएमसी है। ठीक है, अब जैसे आपने बताया कि लाइसेंस 3-4 लाइसेंस आपने बताए, तो तकरीबन उनके पास लाइसेंस कितने होने चाहिए? लाइसेंस डिपेंड करता है कि प्रोफेशनल कौन सा है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है। एक्चुअली अगर पीएमसी की बात हम करें तो पीएमसी एक कंपनी होती है जिसमें रीडेवलपमेंट के लिए जितने प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड हैं, फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, सीए, उनका पूरा एक पैनल होना चाहिए, ताकि उस रीडेवलपमेंट में अगर कोई भी एंगल से कुछ भी क्वेरी आती है तो वो पीएमसी, वो टीम आपकी उस एंगल से हेल्प कर सके। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक डॉक्टर है, एक कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर तो होते नहीं है। अगर कोई ब्रेन का डॉक्टर होगा, कोई हार्ट का होगा, कोई पेट के लिए होगा, तो अलग अलग डॉक्टर से एक हॉस्पिटल बनती है। तो वैसे ही अलग अलग प्रोफेशनल से एक पीएमसी बनती है। तो उस पीएमसी में वो लोग होने चाहिए जो कि रीडेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड प्रोफेशनल्स हैं, तभी आपका पूरे तरीके से इलाज हो पाएगा, पूरे तरीके से रीडेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। करेक्ट। सो रीडेवलपमेंट इटसेल्फ इज अ ह्यूज टर्म। आपके हिसाब से ये एक समस्या है या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है? ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट बहुत सारी समस्याओं के साथ में, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। बिकॉज सही नॉलेज होना, सही पीएमसी होना, सही प्रोसेस होना, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम चैलेंजेस आते हैं। बट अल्टीमेटली अगर आपका गोल अचीव हो गया, आपको एक नया घर मिल गया नए अम्यूनिटीज़ के साथ, नए जगह पर नया ब्रांड, नए जगह सब चीज़ अम्यूनिटीज़ हो जाती है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। बिकॉज एक आप ऐसे घर में रह रहे हो जो कभी भी गिर सकता है, कभी भी धोखाधड़ी घोषित हो सकता है, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो चुकी है, तो वहाँ से निकल के जाना और एक अच्छे घर में जो अच्छे अम्यूनिटीज़, अच्छे लोगों के साथ रहना, तो वो जो चीज़ें होती है डेफिनेटली वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाता है। बट हाँ, समस्याएं भी उसमें उतनी है अगर अच्छे से ना कर पाए तो। ओके, अब हमने बात करी पीएमसी की। अगर सोसाइटी सोच रही है कि मुझे रीडेवलपमेंट में जाना है, सबसे पहली चीज़ कितने साल के बाद वो रीडेवलपमेंट में जा सकती है? और दूसरी ये कि एक बार रीडेवलपमेंट में उन्होंने सोच लिया कि हमको रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अभी चालू करना है, तो सबसे पहला स्टेप पीएमसी है, उसके बाद का स्टेप क्या होगा? अभी जैसा डिस्कशन हुआ, आपने एक अच्छी पीएमसी अपॉइंटमेंट कर ली है। अब पहला स्टेप क्या होगा? अब पहला स्टेप किसी भी पीएमसी का ये होना चाहिए कि डेवलपर तो अभी है नहीं, सोसाइटी ने पीएमसी अपॉइंट कर लिया है, तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग जो उनका लैंड रिकॉर्ड, उनका कितना एफएसआई कंजम्पशन हुआ है, जो प्रपोज्ड एफएसआई जो मिलने वाली है, उसमें खर्चा कितना जाने वाला है, वो सब चीज़ों का कैलकुलेशन करना होता है। दैट इज़ कॉल्ड फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो फर्स्ट स्टेप पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं। और फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी कैसा होता है, आजकल तो बस एक पन्ने पे बना के दे देते हैं और ये आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर मुंबई में हर एक एक फुट की वैल्यू है, एक एक फुट की कीमत है। तो अगर मैं सोसाइटी के साइड से एज अ पीएमसी काम कर रहा हूँ, तो मेरा ये जिम्मेदारी हो जाता है कि उसके 1 इंच का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस है, जो भी बेनिफिट्स मैक्सिमम सोसाइटी को देने चाहिए, हर मेंबर को देने चाहिए, वो मेरे कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है उनका लैंड रिकॉर्ड देखो, उनका कन्वेंस, 7/12, पीआर कार्ड, जो पिछला अप्रूवल आया था वो सही था या गलत था, जो अभी करंट लोग रह रहे हैं वो कितना ऑक्यूपाइड किया हुआ है, और आज के डेट में करंट डीसीपीआर के हिसाब से, डीपी रिमार्क के हिसाब से, गवर्नमेंट के जीआर के हिसाब से, रूल के रेगुलेशन के हिसाब से मैक्सिमम एफएसआई कितना मिल सकता है, जो कि डेवलपर हाइड करते हैं, वो कैलकुलेशन करना है। और सब खर्चे निकालने के बाद इस प्रोजेक्ट में कितना प्रॉफिट है। अगर हमको पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट में अच्छा प्रॉफिट है, अच्छी वायबिलिटी है, अच्छी फिजिबिलिटी है, उसी तरीके से आगे जाके जब डेवलपर आएगा हम उससे अच्छा डिमांड कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जब भी डेवलपर आते हैं आप डायरेक्टली बुला लेते हैं, वो करते हैं कि हम आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको घर बना के दे रहे हैं, तो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, 10-15% मैक्सिमम दे सकते हैं। बट वो जो पीछे का कैलकुलेशन है वो कोई नहीं बताता है। और एक अच्छी पीएमसी अगर आपके साथ आती है, जैसे हम लोग हैं,
तो वो पूरा का पूरा स्टेप 1 में ही आपको क्लियर कर देंगे कि आपको अप्रोक्सीमेटली इतना एरिया मिल सकता है, इतना कॉर्पस मिल सकता है, इतना रेंट मिल सकता है, और इतना प्रोजेक्ट में प्रॉफिट है, तो कोई भी डेवलपर ना नहीं बोलेगा आपको। करेक्ट। अभी जैसे आपने बताया परसेंटेज 15%, 20%, सो कहीं ना कहीं मेंबर्स का माइंडसेट भी इतना ही है कि अगर मैं रीडेवलपमेंट में जा रहा हूँ तो मुझे 30%, 40% मेरा घर का मुझे ज्यादा बढ़ा करके मिल रहा है, तो वही माइंडसेट पे लोग रीडेवलपमेंट के लिए हाँ बोल भी देते वो डेवलपर को। तो मुझे ये जानना है, ये 30%, 40% का एक्चुअल जो मिलता भी है या फिर नहीं मिलता है? नहीं, डेवलपर जब सिलेक्ट करते हैं तो सोसाइटी सिर्फ 3 चीज़ों पे बात करती है ज़्यादा करके, कितना एरिया मिल रहा है, कितना रेंट मिल रहा है, कॉर्पस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। उनका बिल्डर सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये 3 ही है, और एज अ पीएमसी मेरा बिल्डर सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये तीनों नहीं है। करेक्ट। बिकॉज मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि ये 3 पैरामीटर्स पे डेवलपर का अपॉइंटमेंट करना बंद करिए। क्योंकि क्या होता है कि ये 3 पैरामीटर्स पे हम जाते हैं और कहीं ना कहीं उस लालच में आके कि जो 1000 रुपया रेंट ज़्यादा दे रहा है वो हमारा डेवलपर बन जाता है, करेक्ट। और आगे जाके फिर फंसने के 100% चांस हो जाते हैं। तो सही डेवलपर अपॉइंटमेंट करने के लिए ये 3 क्राइटेरिया तो पहले छोड़ देना चाहिए। और जैसा कि आपका क्वेश्चन रहा कि कितना परसेंटेज मिलता है, ये परसेंटेज जो है वो हर प्रोजेक्ट पे, हर सर्वे नंबर पे अलग 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 कैलकुलेशंस होते हैं। तो रेंडमली ये कहना मुश्किल है कि किस पे कितना मिल सकता है, क्योंकि मुंबई में बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, बहुत सारी हर प्लॉट के सर्वे की कहानी अलग है, हर प्लॉट का ऑनरशिप अलग है, हर प्लॉट का जोन अलग है, हर प्लॉट की डीपी का अलग है। तो जब हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जब फर्स्ट टाइम फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, इसीलिए वो कैलकुलेशन किया जाता है कि आपके प्लॉट पे पोटेंशियल कितना है, गवर्नमेंट कितना रूल क्या रूल्स के हिसाब से बना सकती है। तो जितना मैक्सिमम हमको एरिया बढ़ा के मिल सकता है, जितना एफएसआई गवर्नमेंट दे रही है, उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। अगर प्रोजेक्ट प्रॉफिट ज़्यादा है, वी कैन डिमांड 30%, 40%। अगर प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है, 9 मीटर का रोड है या उससे कम है, नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा कम में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर भी क्या होता है, कई कई जगह पर, मीरा भाईंदर की मैं बात करूँ, नाला सुपारा की बात करूँ, बहुत सारी जगह ऐसा है बिल्डर सामने से पैसा ले रहे हैं देने के बजाय। मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे केसेस है जहाँ क्या आके बोलते सर वो तो 10 लाख रुपया मांग रहा है एक जन से, वो 5 लाख रुपया मांग रहा है एक जन से। तो उनको इस तरीके से डराया जाता है कि आपका कुछ नहीं होने वाला है, हम बना के दे रहे हैं, आपको एहसान कर रहे हैं। अभी 2 दिन से मेरा एक प्रोजेक्ट पे स्टडी चालू है, उनसे बिल्डर ने कुछ डिमांड किया है कि आपको इतना इतना देना पड़ेगा, बट मैं उसको वर्किंग कर रहा हूँ कि आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैं उनको देने के बजाय उनको एरिया बढ़ा के कुछ ना कुछ करके मैं प्रोविजन करके दूंगा, बिकॉज उनको वो रूल में मिलना चाहिए। करेक्ट। करेक्ट। कई बार क्या होता है ना, सोसाइटीज खुद बिल्डर्स को अपॉइंट कर लेती है। सो मुझे ये बताओ कि पीएमसी का होना कितना जरूरी है, या सोसाइटी खुद अगर डेवलपर को अपॉइंट कर रही है तो उनके लिए कितना सही है? अगर सोसाइटी में उस तरीके के लोग हैं, प्रोफेशनल्स लोग अगर सोसाइटी में हैं, 90% सोसाइटी में नहीं होते हैं, और वो जिम्मेदारी लेते हैं कि उनको पूरा प्रोसेस पता है, सब कुछ ठीक है, तब हाँ सोसाइटी ठीक है, उनको जानकारी है, सब कुछ है, वहाँ से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर सोसाइटी में इस तरीके के लोग नहीं हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। करेक्ट। तो डॉक्टर के सलाह के बिना कोई दवाई मत लीजिए, बिकॉज हम एक फॉर एग्जांपल हमारा सर दर्द हो रहा है, हमको सबको पता है कि पैरासीटामॉल खा लिए, थोड़ी देर के लिए सर दर्द और बुखार चला जाएगा, बट जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा कि डेंगू की वजह से बुखार हो रहा है, मलेरिया की वजह से हो रहा है, टाइफाइड हो गया है, तब तक उसका एंटीबायोटिक कैसे लेंगे। करेक्ट। तो अगर वो खुद से काम करने जाते हैं तो उनको तो टेम्पररी दिखेगा, हाँ ठीक है बिल्डर आ गया, सिलेक्ट कर लो, एक टेम्पररी वो वहाँ खुश हो जाएंगे, बट उनके अंदर जो मर्ज चल रहा है तो डेथ के पोजीशन पे जा रहे हैं। तो अगर वहाँ पीएमसी नहीं है, सही गाइडलाइंस नहीं है, तो आगे जाके फिर वो भी बेघर होना है, करेक्ट। उनको भी फिर एरिया कम मिलेगी या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एडवाइजेबल यही होगा कि अगर आपके पास सही प्रोफेशनल्स हैं आपके सोसाइटी में तो ठीक है, अदरवाइज एक सही गाइडलाइंस पीएमसी को बुला के अपॉइंट करके तब आप काम आगे करिए। सो अभी फेज 1 में आपने पीएमसी को बुलाया, तो मुझे ये बताओ कि कितनी पीएमसी को बुला के हमको एक फाइनल कॉल लेना चाहिए?
नहीं, मिनिमम 3 तो कंपलसरी है। तो मिनिमम 3 के बगैर आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे कि किसी को बुलाया और दे दिया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर आप पेपर में एड्स डालते हैं तो डेफिनेटली आपके पास प्रपोजल्स 10-15 आ सकते हैं। तो आपके पास अगर चॉइस अच्छी मिलती है तो सही प्रोसेस फॉलो करके उनका बैकग्राउंड चेक करके आप एक अच्छे पीएमसी को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अभी मुझे ये बताओ, जैसे पीएमसी हमने हायर किया, उन्होंने सारे प्रोसेसेस सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर ली, फेज़ 2 क्या होगा? अब फेज़ 2 में क्या आ जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल फेज़ आता है किसी भी रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में। अब फेज़ 2 में आता है कि आपको सही डेवलपर अपॉइंटमेंट करना है, सही प्रोसेस से अपॉइंटमेंट करना है, और आगे जाके हम कुछ कहीं फंसे नहीं, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जो मेंबर्स हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट भी होना है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, और अगर ये स्टेप स्किप हुआ मतलब आप खत्म हो, और कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए ये स्टेप में सबसे पहले एक टेंडर डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स इतना इम्पोर्टेंट है, ये समझ लिए कि इसी के बिहाफ पे आपका आगे का पूरा प्रोजेक्ट का फ्यूचर डिफाइंड होता है। अब जब एक सही पीएमसी अगर टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं, तो बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट करके भी दे देते हैं, Correct. उनका उठाया, उसमें 2-3 लाइन चेंज कर दी और दे दी। बट एक सही पीएमसी जो हम करते हैं, हर प्रोजेक्ट के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनका जो बेनिफिट है उसके हिसाब से, कस्टमर का फीडबैक लेके उसके हिसाब से, उनके प्रोजेक्ट का वॉल्यूम कितना है उसके हिसाब से वो पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करते हैं, जिसमें कि टेक्निकल, आर्किटेक्चरल और लीगल तीनों का ओपिनियन के थ्रू वो बनता है। अब उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिल्डर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, कि आप अगर एक प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हो तो वहाँ पर बिल्डर का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। हम एक छोटे से जॉब के इंटरव्यू के लिए अगर किसी को बुलाते हैं अपने कंपनी में, तो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया होता है कि आपका एजुकेशन इतना होना चाहिए, एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, इस फील्ड में होना चाहिए। एक छोटी सी वैकेंसी पे या किसी भी हम इतना ध्यान दे रहे हैं, करोड़ों का प्रोजेक्ट है, उस पर हमको पता ही नहीं कि वो बंदे के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी है, क्या क्राइटेरिया होना है। तो हमारा सबसे पहला होता है कि अगर लो वॉल्यूम है उस हिसाब से डिज़ाइन होता है, मिड वॉल्यूम है तो उसके हिसाब से उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डिसाइड होता है, और अगर हाई वॉल्यूम है तो उसके हिसाब से होता है। तो उसके अंदर बेसिकली हम जो पैरामीटर्स करते हैं कि बिल्डर का पास मशीनरीज कितनी है, इक्विपमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टाफ कितने हैं, बैंक सॉल्वेंसी क्या है, आईटीआर क्या है, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट कितने हैं, अब करंट प्रोजेक्ट कितने हैं, उसका टोटल डाटा जो है वो पूरा मंगाते हैं, सो दैट कि वो पैरामीटर्स पूरे कंप्लायंसेस एक एक चेकलिस्ट को टिक करेगा। वो अगर वो अपने आप को केपेबल समझता है कि नाउ आई कैन बिड फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो वो फिर वहाँ पर फॉर्म भरेगा या टेंडर भरेगा। तो ये हो जाता है कि ऑटोमेटिक एलिमिनेशन हो जाता है कि जो आपके पास कचरा आने वाला है वो पहले ही फिल्टर हो जाता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेंडर में होती है वो होती है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। इसमें हम लोग मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं कि आपके घर में, आप आपके जो नया घर है वो घर में आप क्या क्या अम्यूनिटीज़ देखना चाहते हो, कौन कौन से ब्रांड की चीज़ें आप देखना चाहते हो, और वो कंबाइन करके, हमारा ओपिनियन तो रहता ही है टेक्निकली, तो वो पूरा हर घर में वो फॉर्म जाता है। वो फॉर्म के ऊपर हर घर के ऑनर्स, बिकॉज सबका इक्वल राइट्स है, सबका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, तो वो अपने फीडबैक देते हैं कि हमको टाइल्स इसका, लिफ्ट इस ये ब्रांड का है ना, पेंट ये ब्रांड का। हालांकि उसके बाद फाइनल कॉल हमारे होता है कि अगर कोई गलत ब्रांड सेलेक्ट किया है कि भाई ये अच्छा नहीं है, ये चेंज कर लेते हैं, बट एटलीस्ट उनको उनकी चीज़ें मिलती हैं जो सजेशन करते हैं। लाइक ज़्यादा करके एम्यूनिटीज़ में कि आपको एम्यूनिटीज़ आपके नए या स्विमिंग पूल चाहिए, बैडमिंटन कोर्ट, या बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आजकल, तो वो अपना लिख के देते हैं, उसके हिसाब से वो सब चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। तो उसमें एक भी चीज़ें मिस नहीं होती है, और ना तो होनी चाहिए, कि ताकि अगर डेवलपर आ रहा है तो उसको अपना खर्चा जो कैलकुलेट करना है ऑफर देने के लिए, तो वो डेवलपर शुड अवेयर कि मुझे यहाँ क्या क्या देना है और क्या किस ब्रांड की देनी है, तब वो अपना खर्चा कैलकुलेट करे, एग्जैक्ट आपको परसेंटेज ऑफ एरिया कितना बढ़ा के देना है वो कैलकुलेट कर पाएगा, जिसके अंदर पेंट का ब्रांड, वायर का ब्रांड, प्लम्बिंग फिटिंग्स, विंडोज, टाइल्स, लिफ्ट, हर चीज़ की स्पेसिफिकेशन लिखा होगा कि किस ब्रांड का देना है, क्या क्या देना है, तो अपना खर्चा मोटा मोटी पकड़ सकता है। ये नहीं होने की वजह से क्या होता है, अगर वो नहीं दिया तो फिर वो परसेंटेज मान लो
पकड़ लिया कुछ भी, और बाद में जाके डिस्प्यूट होता, अगर हम डिमांड करेंगे नहीं मैं तो ये पकड़ा ही नहीं था, अभी आपका एरिया कम हो जाएगा, फिर दुनिया भर के नखरे चालू हो जाते हैं। अगर एक भी चीज़ स्किप हुआ, बिल्डर तुरंत फायदा उठाते हैं वहाँ पर। करेक्ट। तो इसलिए ये चीज़ें डालनी ज़रूरी होती है। उसके बाद आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि टाइम पे घर कैसे वापस देना है। हम्म। इसके लिए टेंडर में वो कंडीशंस डालनी है ताकि वो डेवलपर पढ़ के आए कि इस प्रोसेस से मुझे काम करना है, कि मुझे टाइम पे अगर डिलीवरी करनी है तो पीएमसी और सोसाइटी ने ये कंडीशंस डाली है तो ये मुझे फुलफिल करनी है, और वो फुलफिल करने के लिए वो कैपेबल है या नहीं, या वो जानता है या नहीं, तो वो चीज़ें वो सोच समझ के ही वहाँ पर पर धीरज जी, कई बार हमने ये भी देखा है कि अच्छे अच्छे ब्रांड्स, अच्छे अच्छे जो बिल्डर्स है, वो प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं, सब कुछ, सारे पेपर वर्क सब कुछ बढ़िया होता है, बट कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट जाकर रुक जाता है। और वो जिन्होंने जो कमिट किया रहता है कि भाई 3 साल में मैं आपको दे दूंगा, वो कहीं ना कहीं डिले होके 4 या 5 साल या कभी कभार तो 7-8 साल पे तक भी पहुंच जाता है। जहाँ पर मेरा पीएमसी है, मैं ये होने नहीं दूंगा। और लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप ऐसी पीएमसी अपॉइंटमेंट करिए जो आपको कमिटमेंट करे कि आपको घर टाइम पे वापस देंगे। मैडम, प्रोजेक्ट डिले क्यों होता है, अगर हमको ये पता चल गया तो हम ये भी पता कर लेंगे कि डिले क्यों नहीं हो, या डिले को हम कैसे रोक सकते हैं। तो प्रोजेक्ट डिले होता है मेनली 2 रीजंस, अप्रूवल और फाइनेंस। ये 2 चीज़ों में अगर हम आज के दिन उसका कोई तोड़ निकाल लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। कंस्ट्रक्शन के वजह से जो डिले होता है, फॉर एग्जाम्पल लेबर नहीं है, मटेरियल नहीं है, ये डिले 8 दिन 10 दिन 15 दिन का होता है। ऐसा नहीं कि पूरे शहर में सप्लाई बंद हो गई है। तो जैसे मैंने बोला अप्रूवल एंड फाइनेंस, तो अगर आप गवर्नमेंट का रूल देखेंगे ना, अगर मैं DCPR 2034 की बात करता हूँ, तो जो अप्रूवल लेने का जो सिस्टम है, बेसिक FSI, प्रीमियम FSI, TDR और फंजिबल, ये 4 टाइप के FSI मिलते हैं। ये 4 टाइप के FSI में बेसिक FSI तो नॉमिनल खर्चे पे आ जाता है, प्रीमियम, TDR, एंसिलरीज ये पेड FSI में आते हैं। नॉर्मली जब डेवलपर एग्रीमेंट किया और सोसाइटी को जानकारी नहीं है तो वो बेसिक FSI लेके अपना काम शुरू कर देते हैं। करेक्ट। अब बेसिक FSI लिया मतलब लगभग 1/3, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, 1/3 ऑफ टोटल एरिया का 1/3 आपने अप्रूवल लिया और काम शुरू कर दिया। अब आपका काम आगे धीरे धीरे बढ़ा। करेक्ट। बट होता क्या है कि जब वो FSI कंज्यूम हो जाती है, उसके बाद आपको TDR लेना है, प्रीमियम परचेस करने हैं, फंजिबल के पैसे भरने हैं, तो वो एक यूज अमाउंट होता है। और वहाँ पर जब गाड़ी फंस गई, हो सकता है उनका उस वक्त जो हिसाब से उन्होंने सोचा था कि मुझे इन्वेस्टर से पैसे आ जाएंगे, बैंक लोन दे देगी, या मेरा सेल की टीम अच्छी है, बहुत अच्छा सेल हो जाएगा, और कुछ भी गड़बड़ हुआ तो प्रोजेक्ट वहाँ रुक गया। और जब प्रोजेक्ट वहाँ पे रुक गया और वहाँ से फिर वो आगे तुरंत इमीडिएट नहीं स्टार्ट कर पाए, तो उनके ओवरहेड्स तो बढ़ते रहेंगे, रेंट उनका चालू रहेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे प्रोजेक्ट में प्रॉफिट कम होने लगता है। जो FSI उनको लेनी होती है, अगर वो उस वक्त नहीं लिया तो आगे जाके जब उनका FSI कंज्यूम हो जाता है तो उनको TDR लेना है, प्रीमियम परचेस करने हैं, एक्सलेंस के पेमेंट करने हैं, तो उस वक्त जो इकट्ठा पैसा देना है तो वो बड़ा अमाउंट होता है। और उनके हिसाब से जो उन्होंने सोचा था कि सब कुछ मेरा अच्छा चलेगा, मुझे इन्वेस्टर से पैसे मिल जाएंगे, मुझे आगे जाके लोन मिल जाएगा, मुझे आगे जाके मेरे सेल अच्छी हो जाएगी, बट अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई और उनकी प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं हुआ तो वहाँ पर वो प्रोजेक्ट अटक जाता है। और जब वो प्रोजेक्ट वहाँ अटक गया तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे प्रॉफिट कम होने लगता है, ओवरहेड्स बढ़ने लगते हैं, रेंट जा रहा है उनका, स्टाफ के खर्चे जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि प्रोजेक्ट नेगेटिव की तरफ गया। अब तब उनका ध्यान वहाँ से हट जाता है, वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे ध्यान लगाने लगते हैं। करेक्ट। और फिर आप तो का भाड़ा भी बंद हो जाता है, फिर आप कोर्ट में जाते हो, फिर कोर्ट क्या डिसीजन देगा, देगा, कब तारीख आएगी, 8 साल 10 साल 15 साल, फिर वहाँ पर वो कहानी सब शुरू हो जाती है। तो हमको पता है कि ये रीज़न है। तो इसका सबसे आसान तोड़ क्या है? इसका सबसे आसान तोड़ ये है कि कोई भी मेंबर हो,
हर सोसाइटी मेंबर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप पीएमसी किसी को भी अपॉइंटमेंट करिए, लेकिन ये चीज़ अंडरलाइन कर लीजिए कहीं पे कि आपको अगर घर टाइम पे वापस चाहिए, तो जो भी डेवलपर है, आपके डेवलपमेंट एग्रीमेंट में ये क्लॉज 100% आप डलवाइए कि जब भी डेवलपर काम स्टार्ट करेगा तो वो 100% फुल सीसी लेके ही करेगा। उसके बाद ही आईओडी पे पूरा चालान पेड हो जाता है। आपका आईओडी के बाद फुल सीसी का प्रोविज़न हो चुका है, आप उसके बाद ही अपना घर खाली करना है, नहीं तो आप वहाँ से घर नहीं खाली करना है अगर वो पार्ट पार्ट में सीसी लाता है तो। अभी तो ये नया टर्म भी हमने सुना है, डमी डेवलपर। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? नहीं, डेवलपर से जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, 3 टाइप के डेवलपर्स मार्केट में घूम रहे हैं। एक डेवलपर है जिसके पास थोड़ा पैसा है, वो लोगों को सिर्फ गुमराह करते हैं, सिर्फ डीए करते हैं। उनका पास मान लो अप टू 1 करोड़ की कुछ कैपेसिटी है, 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ के आसपास। वो सिर्फ एक काम करते हैं कि सोसाइटी के 2-4 लोग को पकड़ लेते हैं और वहाँ पर अपना रेजोल्यूशन पास करा लेते हैं, और फिर उनका सिर्फ डेवलपमेंट एग्रीमेंट तक का खर्चा करने तक का पैसा उनके पास होता है। उसके बाद फिर वो बैठ जाते हैं, वो मार्केट में दूसरे डेवलपर के साथ टाई अप करने की कोशिश करते हैं। अब उनको 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, जब मिले तब कर सकता है। और सोसाइटी ने डीए कर दिया है, वो कुछ कर भी नहीं सकते बेचारे। तो इस टाइप के डेवलपर रहते हैं। दूसरा है डेवलपर जो कि उनके पास थोड़े पैसे होते हैं, मतलब एक समझ लो कि 1 करोड़ से लेके 5 CR के आसपास का उनके पास बजट होता है। वो तो शुरुआती खर्चे, शुरुआती जो चीज़ें, बेसिक अप्रूवल्स वगैरह, वहाँ तक गाड़ी खींच लेते हैं कि डीए भी कर लिया, रेंट भी दे दिया, अप्रूवल्स भी लेके आ गए, थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया। अब उसके बाद उनकी गाड़ी अटक जाती है कि अगर वो सेल नहीं कर पाए, बैंक का लोन नहीं हुआ, इन्वेस्टर्स नहीं आए, या उनके खुद की कैपेसिटी ख़त्म हो गई, तो वहाँ पर वो गाड़ी फंस जाती है, फिर वापस डीले का चांस शुरू हो जाता है। और टॉप कैटेगरी में जो सही तरीके से डेवलपर काम करते हैं, तो देखो डेवलपर कोई भी हो, कंडीशंस हमारी एक ही रहनी चाहिए। हम लैंडलॉर्ड हैं, हम वहाँ घर के मालिक हैं, तो कंडीशंस हमारी चलेगी, डेवलपर की नहीं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आज के बाद सोसाइटी मालिक होगी, डेवलपर मालिक नहीं होगा। सोसाइटी के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से डेवलपर काम करेगा, ना कि डेवलपर के डिमांड के हिसाब से सोसाइटी चलेगी। तो सोसाइटी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, फुल सीसी लेके काम करना है, इतना आपको बैंक गारंटी देना है। अगर इस टर्म्स एंड कंडीशन पे आप एग्री करते हो तो डेफिनेटली आप करिए, बिकॉज आपका अप्रूवल अगर 100% आ गया है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात होती है। कंस्ट्रक्शन तो आपका एनीवेज होना ही है बाद में, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का जो खर्चा है वो 3 साल में देना है आपको, तब तक आपके पास सेल भी शुरू हो जाती है और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम रुकता नहीं है, बिकॉज ऑफ ये अप्रूवल्स का एक बार आ गया तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती, आराम से काम हो जाता है। ओके, सो आपने जो भी स्टेप्स बताए, जैसे पीएमसी को अपॉइंट करने से लेकर के डेवलपर को अपॉइंट करने तक का, ये तकरीबन प्रोसेस कितना बड़ा है? ये अगर सब सही तरीके से करते हैं तो पीएमसी अपॉइंट होने के बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह विदिन 20 डेज टू 30 डेज में हो जाता है, उससे पहले हो जाता है अगर अर्जेंट है तो। और उसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस से लेके डेवलपर अपॉइंटमेंट तक, अगर बीच में 2-3 SGMC भी लगते हैं सोसाइटी के, तो उसमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। फिर नोटिस पीरियड देते हैं तो उसमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो सब प्रोसेस अगर ठीक से करेंगे तो अप टू 6 मंथ्स में क्लोज होना चाहिए। अच्छा, 6 मंथ्स तक डेवलपर अपॉइंट हो जाता है अगर सब कुछ सही तरीके से हुआ। लेकिन अभी हमने ये भी देखा है कि जैसे ही बिल्डर अपॉइंट हुआ, कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस समस्या को हम किस तरीके से हैंडल करें? नहीं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जहाँ तक मेरा अभी इतना सब काम कर रहे हैं उतना ज़्यादा होता नहीं है। हाँ, जो भी चीज़ें होती हैं कि भाई, बिकॉज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रीडेवलपमेंट हो रहा है। रीडेवलपमेंट्स मतलब पब्लिक आ गई। अब पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट का मतलब है, अगर पॉलिटिकल है तो उनका वोट बैंक। तो वो पब्लिक को कभी भी कुछ नहीं करते हैं, ना तो रेजिडेंट्स को कुछ होता है। हाँ, अगर कुछ डेवलपर के साथ उनका कुछ अगर होता है
तो वो अपना बातचीत करके करते हैं, बट मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट में डायरेक्टली कोई रुकावट नहीं आती है। पॉलिटिशियंस की तरफ से तो नहीं आता है। और कभी कभार ऐसा भी हुआ है, हमने सुना है कि बिल्डिंग खड़ी होने के बाद 2 के 3 साल के बाद ये भी हुआ है कि बिल्डिंग को इलीगल बनाया गया है। कभी कभी ऐसा होता है, न्यूज़ में सुनते हैं, बट जहाँ पे हम काम करें तो नौबत आती नहीं है। बट हाँ, जहाँ भी ये हुआ होगा तो मे भी वहाँ पर अप्रूवल्स में जो गड़बड़ी हुई होगी, है ना, उस अथॉरिटी में जो वहाँ पर ऑफिसर्स होंगे, ऑफिसर्स चेंज हुए वहाँ रहेंगे। कुछ उन्होंने ध्यान नहीं दिया या बाय मिस्टेक हुआ या जानबूझ के किए, उस पर कमेंट करना गलत होगा। बट अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो डे वन में शॉर्ट आउट होनी चाहिए, बिकॉज खासकर मुंबई में गवर्नमेंट अभी इतनी स्ट्रिक्ट है, सब गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, तो आजकल तो वो नौबत नहीं आ रही है। और पीएमसीज वगैरह भी हैं, तो कोई भी प्लान अगर स्टार्टिंग में ही जाता है, जैसे मेरा भी लाइसेंस है, तो कोई भी प्लान अगर अप्रूवल के लिए जाता है तो गवर्नमेंट के जितने कंप्लाइंसेस हैं वो फुलफिल करके ही वो डिज़ाइन और प्लानिंग करते हैं, ताकि वहाँ से रिजेक्ट ना होए। करेक्ट। सो अभी जैसे मुझे आपने बताया कि पीएमसी होना बहुत ज़रूरी है, ये पीएमसी का साथ में रहना कब तक ज़रूरी है? पीएमसी का साथ में तो उसी तक तो ज़रूरी होता है, बिकॉज आपने अच्छा डेवलपर अपॉइंटमेंट कर लिया है, उसका मतलब ये नहीं कि आपका काम खत्म हो गया। अब जिस चीज़ के लिए हमने किया, अच्छी पीएमसी अपॉइंटमेंट की, डेवलपर को पूरा प्रोसेस के थ्रू अपॉइंटमेंट किया, उसके बाद आ जाता है कि उस काम को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ जाता है। ठीक है, अगर वहाँ पर पीएमसी नहीं है तो क्या गड़बड़ हो सकती है, राइट? करेक्ट। तो अगर कोई राइट पीएमसी है तो वहाँ पर वो लाइक वी डू एक 3 पैरामीटर्स पे मेजर फोकस होता है हमारा। एक तो जैसे कि टाइम पे, फर्स्ट प्रायोरिटी के टाइम पे काम होना है, सेकंड प्रायोरिटी क्वालिटी पे काम होना है, थर्ड प्रायोरिटी जो भी काम हो रहा है वो लीगल कंप्लाइंसेस पूरे फुलफिल करके काम होना है। तो जो टाइम पे काम होना है, तो उसका जब एग्जीक्यूशन शुरू होता है तो सोसाइटी के बिहाफ में पीएमसी एक इंजीनियर रखती है साइट पे। वो डेली बेसिस पे मॉनिटर करते रहते हैं कि साइट पे क्या एक्टिविटी चल रही है। फॉर एग्जांपल, अपना एक प्रोजेक्ट है जो 3 साल में कंप्लीट होना है, उस प्रोजेक्ट को 3 साल में कंप्लीट होने के लिए पर ईयर में क्या माइलस्टोन होनी है, 6 मंथ में कितना काम होना है, 1 मंथ में कितना काम होना है, या पर डे कितना काम होना है। तो डिटेल्ड माइक्रो शेड्यूल बनाया जाता है और उस माइक्रो शेड्यूल को डेली बेसिस पे ट्रैकिंग होती है कि आज हमारा इतना कॉलम का कास्टिंग था या इतना फाउंडेशन था या स्लैब इस डेट को डालना है, तो वो उस वक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इमीडिएटली एवरी डे हर सोसाइटी मेंबर्स के घर में वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है बाय इवनिंग 7 PM कि आज का ये मेरा टारगेट था, आज ये कंप्लीट हुआ है। तो वो भी अपने घर पे चैन की नींद सोते हैं कि पीएमसी वहाँ पर है, सोसाइटीज आइज आर देयर, तो वहाँ पर वो है, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर पे आराम से सो रहा हूँ। और इनफैक्ट अगर कुछ डिले भी होता है तो तुरंत डेवलपर को नोटिस आती है, इस काम में यहाँ पर डिले है, यहाँ पर आपको मैन पावर बढ़ाना है, ये मटेरियल का अरेंजमेंट करना है। तो वो डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करते हैं और उसको फॉलोअप लेके वो काम को टाइम पे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ वन। दूसरा आ जाता है कि आपको क्वालिटी में काम करना है। अभी जो भी अपने एग्रीमेंट में हमने तो लिख तो दिया, ये ब्रांड चाहिए, वो ब्रांड चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट वो एक्चुअली में लगा रहा है नहीं लगा रहा है, कैसे पता चलेगा? इसीलिए जब इंजीनियर वहाँ पर होता है पीएमसी की तरफ से, तो जो भी मटेरियल गेट के अंदर आया वो वहीं का वहीं चेक हो जाना है कि भाई एग्रीमेंट में लिखा है कि हमको एशियन पेंट लगाना है फॉर एग्जांपल, लेकिन वहाँ पर कुछ और आप मंगा रहे हो लोकल ब्रांड, तो वो फिर अलाउ नहीं करते। आप इसको लेके जाइए, जो एग्रीमेंट में लिखा है वही लगाइए। और अगर वहाँ पर नहीं है तो क्या लगा के जाएगा, आपको ही पता नहीं चलेगा। तो उसके बाद आता है जो काम हो रहा है वो सही तरीके से लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करके हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे अपना एक प्रोजेक्ट होता है ना, अपनी प्लानिंग डिजाइनिंग होने के बाद वो हर जो प्लान है प्रोजेक्ट का वो हर डिपार्टमेंट में जाता है। फॉर एग्जांपल फायर डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, ट्री अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक रिमार्क होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फायर की बात करते हैं तो वो प्लान बनने के बाद फायर वाले के पास गया कि भाई यहाँ पर ये सर्वे नंबर है, ये काम होने जा रहा है, तो वहाँ वो स्टडी करते हैं उस प्लान को, फिर वो फायर वाले अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं, या जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी एक रिक्वायरमेंट देते हैं। तो उनका रिक्वायरमेंट बिल्डिंग प्रपोजल के पास आता है या बिल्डर उनके पास आता है। तो उनके हर प्रोजेक्ट में कंप्लायंसेस होते हैं कि हमको बिल्डिंग बनने के बाद इतना लीटर का टैंक चाहिए, इतने नंबर ऑफ स्प्रिंकलर चाहिए, इतना फायर टेंडर का मूवमेंट चाहिए। तो उनकी कंडीशंस आती है कि आपका जब प्रोजेक्ट बनेगा तो मुझे इस तरीके से चाहिए। और अगर आपका उस प्रोजेक्ट
बनने के बाद वो आके चेक करते हैं, उस हिसाब से अगर हुआ तो वो एनओसी देते हैं, तब जाके आपको ओसी मिलता है, नहीं तो इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू ओसी। अगर वो काम नहीं हुआ तो ओसी नहीं मिलेगा। बट डेवलपर का क्या होता है कि स्लैब भरो, स्लैब भरो, स्लैब भरो, स्लैब भरो, बिकॉज स्लैब में क्या होता है, उनको पैसा आता है वहाँ से। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो ठीक है, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। एक बार पूरा पैसा आ गया, वो इंडियन मेंटालिटी है ना हाँ, सर, वही रहता बाद है। में करेंगे, बाद Yes. में करेंगे। अब क्या होता है कि फायर का काम करना है, गटर का काम करना है, बाकी सब काम करने हैं, कंप्लाइंसेस, तो वो लगता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, बट कुछ तो यहाँ से पैसे आने नहीं है, पैसे तो सब लेके बैठ चुके हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि वहाँ पर फिर अलग तरीके से जाके अप्रूवल की कोशिश की जाती है। पहले सब था कि बिना ओसी के भी लोग रह लेते थे, बट आज के डेट में अगर वो चीज़ नहीं हुई और बिल्डिंग खड़ी हो गई, तो ठीक है, आज आपका किसी ऑफिसर के साथ कुछ सेटिंग या लेना देना है, ऐसा होता नहीं है, बट अगर ऐसा है तो कल का जाके वो कुछ चेंज हुआ या अथॉरिटी कोई चेंज हुई या गवर्नमेंट चेंज हुई, सीधा डिमोलिशन ऑर्डर है। करेक्ट, तो आप तो बड़ी मुश्किल से घर में आए और फिर डिमोलिशन ऑर्डर आ गया, वापस चले जाओगे। करेक्ट। तो व्हेन पीएमसी इज देयर, तो वो वहां पर वो चीजें उनको देखना है कि सब काम बराबर करे कि नहीं। इन शॉर्ट पीएमसी का होना डे 1 से, मतलब जब से शुरुआत की और तुम्हारे घर का हैंडओवर तक पीएमसी का होना बहुत जरूरी है। यस यस। फिर एट द टाइम ऑफ हैंडओवर वो पूरा चीजें देखते हैं, जो जो एग्रीमेंट में हुआ था, पूरा मेजरमेंट्स होता है एरिया का। पहले हम साइन करेंगे कि दिस फ्लैट इज ओके, वो साइन होने के बाद फिर आपका फ्लैट आपके हाथ में जाएगा, आफ्टर ऑल चेकिंग डन। और इनफैक्ट जब आपके घर का पहला लेआउट बनता है ना, तो वो डे 1 में ही चेक हो जाता है। अगर वो बेडरूम का साइज या रूम का साइज 10 फीट बाय 15 फीट है, तो इंजीनियर वहीं चेक कर लेगा। जब पहला ब्रिक का लेआउट खाली लाइन आउट मार्किंग करेंगे तो 10 बाय 15 है कि नहीं, तो वो 14.5 बाय 9.5 नहीं होना चाहिए। नहीं तो घर बनने के बाद अगर वो 9.5 बाय 14.5 है या समथिंग 1-2 इंच का आधा आगे पीछे है, तो आपके लिए मायने नहीं रखता है। पर सर ये जो आप इतना बता रहे हो, जो आधा इंच वगैरह, पर ये जो मेंबर्स, नॉर्मल सोसाइटी के मेंबर्स है, जिनको ये नॉलेज नहीं है, उनके लिए तो यार थोड़ा सा बड़ा मिल गया, इतना मिल गया, सब बढ़िया हो जाता है उनके लिए। नहीं देखो, 1-1 फुट की वैल्यू है। अगर 1-1 इंच भी चारों साइड से गए तो ओवरऑल घर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 स्क्वायर फुट भी चला गया ओवरऑल कैलकुलेशन में, 10 स्क्वायर फुट अगर बैंड्रा जैसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये का भाव चल रहा है, तो उतने के 5-6 लाख रुपए हो जाता है। करेक्ट। 100 मेंबर्स है तो कितना हो गया, करोड़ों में गया। तो उनके लिए तो सिर्फ 5 फुट था, बट बिल्डर का तो करोड़ों का प्रॉफिट हो का गया। प्रॉफिट या तो वो तो पर्पजली कर रहा है कि भाई 10 फुट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर वॉल्यूम में तो गया पूरा। पर सर ऐसे स्कैम्स तो आए दिन होते जा रहे हैं। नहीं, उसी स्कैम्स को अगर बचाना है तो सही प्रोसेस, सही पीएमसी, सही गाइडलाइंस के थ्रू काम करना है रीडेवलपमेंट में। नहीं तो अभी मैं बात करूं एरिया का भी, एरिया का इतना बड़ा खेल चल रहा है मार्केट में, यू कैन नॉट इमेजिन। रेरा, मोफा, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया, यूजेबल कारपेट एरिया, अभी नया कुछ टर्म्स चला है। तो इतना सारा एरिया है, कौन सा एरिया देना है, कौन सा एरिया लेना है ना, ये पैरामीटर्स पे कोई बात ही नहीं करता है। करेक्ट। बस हमको 30% इंक्रीज चाहिए, 30% इंक्रीज किस पे लेना है, किस पे देना है, क्या करना है। बहुत सारे जगह सोसाइटीज बाद में रोते रोते हुए आते, सर बात हुआ था 30% देने का, बट एक्चुअल मेजरमेंट कर रहे हैं तो जो पहले था उससे भी कम आ रहा है। पर आजकल के तो सारे प्रोजेक्ट्स अगर आप देखो, सभी फ्लैट्स बहुत छोटे छोटे फ्लैट्स है। नहीं, इसीलिए तो जो आपका जो एरिया लेना देना है ना, उसमें बहुत अच्छी एक्सपर्टीज चाहिए, और डेवलपमेंट अगर में क्लियर कट क्लॉज चाहिए कि आपका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होगा। अगर वो मोड ऑफ मेजरमेंट में वो छोड़ दिया, एक शब्द लिखना भूल गए, तो आपका 10% एरिया गया। सो ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है सर, मोड ऑफ एरिया, मतलब कैसे होना चाहिए? इसमें जो एरिया लेना है, जो एरिया देना है, तो अभी तो रेरा का मोड ऑफ मेजरमेंट चल रहा है। तो अगर रेरा के हिसाब से देना है तो जो एरिया ले रहे हैं, जो एरिया दे रहे हैं, वो क्लियर कट लिखना है कि कारपेट एरिया चाहिए हमको या रेरा एरिया चाहिए। अगर उसको ब्लैंक छोड़ दिया आपने, वो शब्द नहीं डाले, 30%
एक्स्ट्रा दिया जाएगा ऑन योर ईस्टिंग एरिया। अगर सिंपल सा डाल दिया, सबको लगा हाँ 30% डाल दिया, इट इज ओके, करेक्ट। बट 30% इंक्रीज हुआ, ऊपर तला सुपर बिल्टअप में डाल दिया। आपको ये लिख देना है कि आपको कौन सा एरिया लेना है, उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होगा। नहीं तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक शब्द इधर से उधर हुआ, आपकी पीएमसी की फीस का 10 गुना लॉस हो जाएगा, सिर्फ एक शब्द यहाँ से वहाँ चला गया तो अगर 10% एरिया भी मैं पकड़ता हूँ, इधर का उधर हुआ, 500 एवरेज स्क्वायर फुट का अगर एरिया है तो 50 स्क्वायर फुट फ्रॉम ईच फ्लैट, 50 स्क्वायर फुट फ्रॉम ईच फ्लैट मतलब हो जाता है कि अराउंड 10 to 15 लाख फ्रॉम ईच फ्लैट। 100 फ्लैट है तो कितना हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर मुझे 1000 रुपया भाड़ा ज़्यादा मिल गया तो वो मेरा डेवलपर है, बट बैक द डोर वो सिर्फ एक शब्द इधर का उधर किया और आपके करोड़ों रुपए गए। तो वहां पर वो आपको 3 साल में भाड़ा कितना दे देगा, अगर 1000 रुपया ज़्यादा 36,000, तो 36,000 लेने के लिए 15 लाख दांव पे लगा दिए और इनफैक्ट पूरा घर दांव पे लगा दिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही लोगों को। ये चीज़ें जानकारी लेके काम करें। डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नए घर में जाना है, बट कंडीशंस, पीएमसीज, बिल्ड डेवलपर्स, वो सब सही अपॉइंटमेंट करके आगे बढ़ेंगे तो बेटर। सर, रीडेवलपमेंट स्टार्ट करने के मुझे 3 आसान तरीके बता दीजिए जो कोई भी सोसाइटी के मेंबर को ध्यान देना जरूरी है और उससे प्रोजेक्ट अच्छे से चल पाएगा। देखो, सबसे पहला स्टेप जो शुरुआत में बात हुई थी कि सही पीएमसी अपॉइंटमेंट करना है, उसके बाद तो पीएमसी का जिम्मेदारी हो जाता है कि आपको किस तरीके से ले जाए। तो फर्स्ट स्टेप जो हम उठा रहे हैं वो ही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। बाकी का स्टेप तो आप तो उनका हाथ पकड़ के चलना है। तो गेटिंग राइट पीएमसी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। Okay, so first is PMC, second is appointing a good builder, and then third is handover. थर्ड, उसका जो प्रोसेस है वो पूरा ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को हर स्टेप पे फॉलो करना है। हालांकि पीएमसी है वो तो सब करेंगे ही, बट सोसाइटी का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट रहता है और उतनी ही वो जितना फॉलो अच्छे से रखते हैं उतना वो काम भी करते हैं सब लोग। So गवर्नमेंट के अप्रूवल्स में सर, जैसे कोई भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इटसेल्फ, उसकी अप्रूवल सब गवर्नमेंट के थ्रू ही आती है, तो गवर्नमेंट के अप्रूवल्स में कितना समय लगता है? गवर्नमेंट पहले तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते थे, गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया है, खासकर जो करंट गवर्नमेंट है, और अप्रूवल्स में दिन ब दिन सुधार आते जा रहे हैं। अप्रूवल्स अभी काफ़ी फास्ट होने लगे हैं। बट गवर्नमेंट कहेगा कि अगर उनके आप जो कंडीशंस हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप अगर फुलफिल टाइम पे कर दे रहे हो, जो उनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो चीज़ें उनको चाहिए, वो अगर टाइम पे फुलफिल कर दे रहे हो तो वो भी विद इन टाइम आपको अप्रूवल दे देते हैं। बट डेवलपर क्या करते हैं कि भाई कभी वो कैलकुलेशन में सर देख लो ना, सर कर दो ना, हो जाएगा, इतना तो चलता है, तो वहाँ बेचारे वो फंस जाते हैं। गवर्नमेंट भी कि नहीं चलाते हैं तो दोस्ती यारी टूट जाती है, अगर चलाते हैं तो गलत हो जाता है। तो वो जो फाइलें अटकती है ना, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है। इफ़ ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट, सब जो इतनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया हुआ है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर सर, करप्शन तो सब जगह पर है, सोसाइटी से शुरू होते ही गवर्नमेंट के अप्रूवल्स तक। नहीं, उस पर कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं तो जो लोग फंसे हैं ना, वो लोग उसी का शिकार हैं। आप जहाँ भी देख लीजिए कि जहाँ लोग फंसे हैं कि 2-4 मेंबर्स की गलतियों का खामियाजा पूरी सोसाइटी भुगतती है, तो इनफैक्ट उनको भी पता नहीं रहता है कि वो भी उन्हीं का पार्ट है। शुरुआत के थोड़े पैसे के लालच में अगर वो सब काम करते भी हैं, है ना, अल्टीमेटली जाके खुद भी फंसते हैं और लोगों को भी फंसाते हैं। तो वो चीज़ें अगर सही तरीके से नहीं होती है, जिसका शुरुआत अच्छी नहीं हो तो अंत अच्छा नहीं होता है। तो वो तो मतलब जाहिर सी बात है, अगर शुरुआत गलत हुई तो एंड भी गलत होना है। इसलिए हर स्टेप पे सही से करो, अच्छे से करो, और जो भी चीज़ें हैं मतलब ट्रांसपेरेंसी के थ्रू काम होना ऑलवेज बेटर होता है। मतलब जितना क्लीन प्रोजेक्ट रहेगा उतना ज़्यादा सही होगा। करप्शन तो बहुत सारे लोग करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो खामियाजा भुगतते हैं। करेक्ट। सो कई लोग, अभी क्या हो रहा है ना कि इतने सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं, कई रुक गए हैं, तो उससे अभी मेंबर्स भी
थोड़ा घबराने लगा है अपने फ्लैट्स को हैंड ओवर करने के लिए, क्योंकि अगर अभी रीडेवलपमेंट का नाम सुनते हैं तो लोगों को लगता है स्कैम है, राइट? सो वो एक परसेप्शन सेट हो चुका है, रीडेवलपमेंट मतलब स्कैम। तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, इसीलिए ये जो जो चीज़ें लोगों के अंदर है, देखो, करना भी है, बिकॉज नहीं करेंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी, 100%। है ना? और कर नहीं रहे हैं बिकॉज वो डर बैठा हुआ है। तो जो आज आपने मुझे बुलाया है आपके प्लेटफॉर्म पे, तो आपके जरिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही से काम करते हैं, काफ़ी लोग हैप्पीली घर में वापस आए हैं। तो अगर आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग दिख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका काम सही से हो, तो अच्छी पीएमसी, लाइक जैसे हमारा कंस्ट्रक्शोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपको पूरा गाइडलाइंस अंडर वन रूफ मिल जाएगा। और वो कमिटमेंट एंड प्रॉमिस है कि हर काम ट्रांसपेरेंसी के थ्रू होगा, और जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल करेंगे, और अपने घर में आप टाइम पे विद प्रॉपर क्वालिटी के साथ वापस आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, वी हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्जेशन, बहुत ज़्यादा कैंडिड कॉन्वर्जेशन रहा है, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुंबई करों के लिए, क्योंकि मुंबई में आए दिन 200 से ज़्यादा मुझे लगता है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे। कई बार लोगों को अप्रूवल्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, बहुत सारे स्कैम्स भी हो रहे हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी हो रहे हैं, बट बीइंग अ नॉर्मल मेंबर, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑफ अ सोसाइटी, नॉर्मल मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं है, राइट? सो इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि हम लोगों तक इसकी सही जानकारी पहुंचाए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। और आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हो। इसमें मैं और एक ऐड करना चाहूँगा कि जब डेवलपर अपॉइंटमेंट करते हैं, तो डेवलपर अपॉइंटमेंट करने का जो प्रोसेस है ना, उसको ध्यान में रखना है। आप पीएमसी किसी को भी अपॉइंटमेंट करिए या खुद से भी करिए, पहले तो पेपर उसमें टेंडर डॉक्यूमेंट बनाने, टेंडर डॉक्यूमेंट में हर कंटेंट डाल देना जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी कंडीशंस है, जो आपको चाहिए टेंडर में डाल दीजिए। उसके बाद डेवलपर्स वो टेंडर लेके जाएंगे, वो रीड करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, वो अपना ऑफर देंगे। वो जब ऑफर आता है तो उसके प्रॉपर एक बॉक्स में लॉक एंड की रखा जाता है। उसको, टेंडर को ओपन नहीं करना है, जितने जो भी आपके डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेंडर है तब तक उसको ओपन नहीं करना है। जब आपका, जिस दिन आपने डेट फाइनल की है आपके एसजीएम में, उस दिन एक थर्ड पार्टी के प्रेजेंस में, पीएमसी के प्रेजेंस में, और आपके जो सोसाइटी के लोग हैं उनके प्रेजेंस में वो ओपन करना है। और वो ओपन करने के बाद जब भी हर एक कैमरा के रिकॉर्डिंग में रखनी है। उसके बाद जितने भी ऑफर्स आपके पास आए हैं सबको कैमरा में रिकॉर्ड करना है, पीएमसी को हैंड ओवर करना है, उसका आपको कंपैरेटिव चार्ट बना के देंगे। उसके बाद जो जो बिल्डर आपकी कंडीशंस को हाँ बोले हैं उनको आप शॉर्टलिस्ट करिए। उसके बाद उनका पूरा जो भी बैकग्राउंड चेक करना है, दैट मीन्स कि जो आपने लिखा हुआ था आपको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, उन्होंने डॉक्यूमेंट भी दे दिया है, बट ठीक है आपने लिखा है 100 प्रोजेक्ट आप पे चालू, बट एक्चुअली कितना है? तो वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन। पूरा इन्वेस्टिगेशन पीएमसी पूरा करती है कि उनका बैंक सोलेंसी क्या है, आईटीआर में कितना है, बैंक गारंटी किस हिसाब से दे रहे हैं, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, करंट प्रोजेक्ट, ऑफिस का कंडीशन, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, साइट पे क्वालिटी चेकिंग, साइट विजिट होता है उनका, तो वो पूरा रिपोर्ट बना के आपको देते हैं। उसके बाद सोसाइटी डिसाइड करती है कि किस डेवलपर के पास जाना है। तो उस तरीके से आप डेवलपर को अपॉइंटमेंट करिए तो आपको डेफिनेटली एक बेटर इसमें मिल जाता है। इसमें मैं एक दो केस स्टडी भी बताना चाहूँगा। मैं सोसाइटी का नाम भी ले लेता हूँ, अपना बोरीवली वेस्ट में ही है, मंदार सोसाइटी है। अभी उनका काम एक अच्छे डेवलपर के साथ चालू भी है। तो इनिशियली क्या हुआ था, उनके यहाँ पर 6-7 टेंडर्स आए थे। अब वो टेंडर जो आए थे वो कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे किसके साथ जाना है। अब उसमें कुछ ग्रुप था, बोलते ये अच्छा है, वो बोलते वो अच्छा है, वो बोलते वो अच्छा है, बट अच्छे का पैरामीटर्स क्या है किसी को पता नहीं है। फिर उन्होंने हमारे बारे में सुना, अप्रोच किए, फिर आए, तो उन्हें बोला सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, क्या करना है? मैं बोला पहले तो आपने स्टेप ही गलत ले लिया है। बोले लेकिन इसमें एक दो डेवलपर ऐसे हैं जिनके साथ ही हम काम करना चाहते हैं। बोला ठीक है, अगर चॉइस आपकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशंस अपनी रखिए, अगर वो करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। बोला एक काम करो, आप टेंडर बनाओ। तो उनका पूरा मैंने सोसाइटी से डाटा लिया, डॉक्यूमेंट्स लिए, सब उनका टेंडर वगैरह बना, पेपर में ऐड गया। तो उनके पास 21 प्रपोजल्स आए।
अलग अलग डेवलपर्स के, उसमें उनके वो 7 लोग भी थे, उन्होंने भी भरा। करेक्ट। फिर क्या हुआ, जब हमारी कंडीशंस उन्होंने टेंडर में रीड की तो उनके जो 7 डेवलपर थे सब पे नो 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 करके रखे। अब मैं बोला कि अभी आप ही डिसाइड करो, आपकी कंडीशन तो मान ही नहीं रहे हैं, ना तो इनको फुल सीसी लाना है, ना ये जितना टाइम लाइन से उस पर काम खत्म नहीं करना है, और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स उनको कुछ फुलफिल नहीं करना है। उसके बाद फिर उन्होंने उनको फर्स्ट स्टेप में वही 7 डेवलपर बाहर गए। जो उन्होंने ही लाए थे। हाँ, अब वो अगर खुदा ना खास्ता उसी के पास जाते और आगे जाके फंस जाते, आगे अटक जाता। अटक जाते, तो ये सब चीजें होती हैं। फिर उनके पास अच्छा पूरा प्रोसेस फॉलो। ये फुल सीसी की आपने बात की, तो ये फुल सीसी होना क्यों जरूरी है? ये फुल सीसी का इसलिए बात कर रहा हूँ मैं, ताकि जो गवर्नमेंट का जो खर्चे हैं वो एट वन टाइम आप वहाँ पे कर दो बिफोर वैकेटिंग अ फ्लैट। तो आपको घर खाली करने के पहले डेवलपर शुड इंश्योर कि वो पूरा पैसा अप्रूवल का वहाँ पेड है, तब आपको घर खाली करना है। सिंपल है। आप पार्ट पार्ट में सीसी लाओगे वहीं रुकता ही है गाड़ी। 100%। थोड़ा सीसी लाया, 6 महीना रुका है, क्यों सीसी नहीं है, सीसी नहीं है, सीसी नहीं है। फिर कहीं से जुगाड़ हुआ और 2-4 महीने का सीसी आ गया, 2-4 फ्लोर का, फिर उतना बन गया, फिर 6 महीना अटक गया, सीसी नहीं है, सीसी नहीं है। फिर कहीं से पैसा लाए थोड़े बहुत, फिर 2 फ्लोर का और सीसी आया, फिर अटक गया, सीसी नहीं है। आप कितना सुनते होंगे कि सीसी नहीं है इसलिए अटका हुआ है। तो वो जो रोड ब्लॉक है, सीसी नहीं है, उसको पहले हटा दो। आपका काम 1 महीना लेट चालू होगा, बट आप अपने घर में तो हो, लेकिन जब शुरू होगा तो ये कंफर्म है कि वापस आ जाओगे। करेक्ट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ फुल सीसी लेके अगर काम करेंगे तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल एंड बेटर। बट ये फुल सीसी वाले, जैसे गवर्नमेंट के खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये फुल सीसी वाले डेवलपर्स मिल जाते हैं? आप अगर काम लेने के पहले अपनी कंडीशंस डालोगे तो डेफिनेटली वो कंडीशंस पे उनको काम करना है, उनका बिजनेस है, उनको भी ग्रो करना है, एक्सपांड करना है। पैसे तो अल्टीमेटली आज दो या 1 साल के बाद दो, 6 महीने के बाद दो, उनको वो एक्सपेंसेस तो लगने ही लगने। बट घर तोड़ने के बाद पैसे का जुगाड़ करना, उससे अच्छा आप पहले जुगाड़ कर लो, फर्क उतना ही है। और उसमें वो खुद भी सेफ रहेगा कि पूरा अप्रूवल आ चुका है, उसके ओवरहेड्स नहीं बढ़ेंगे, और आप भी सेफ रहोगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर वो पैसे आज नहीं भरेंगे तो कल माफ हो जाएगा। उनको भरना तो है, आज भरना नहीं है, तो प्लस कल। हो सकता है गवर्नमेंट के चार्जेस बढ़ते ही रहते हैं। ट्रू। एक ही साथ दे दोगे, एक ही दिन में दे दोगे तो ऑल आर हैप्पी। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़्यादा कैंडिड कॉन्वर्जेशन रहा है दीपक जी। अब हम चलेंगे हमारे एक ऐसे सेगमेंट में जिसको हम बोलते हैं रैपिड फायर राउंड। तो हम आपको जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। Make them up in my शुरू करें? यस यस। आर यू रेडी? ऑलराइट देन। माना जाता है मुंबई में बिल्डर और पीएमसी आगे जाके दोनों मिल जाते हैं। नो, नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज, बट शक्यता है कि मिल जाते बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ भी देखा गया है, लोग करते हैं ऐसा, बट वी डोंट डू दैट। हैं। ओके। सोसाइटी कमेटी मेंबर्स भी कमीशन लेते हैं। हो सकता है, आई डोंट नो। अब मुझे बताओ, इतने सारे गवर्नमेंट अप्रूवल्स चाहिए रहते हैं, तो अप्रूवल्स इंटेंशनली डिले होते हैं? नहीं नहीं। एक ऑनेस्ट कंसल्टेंट ये करप्शन की दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाता। नहीं, गलत बात है, वो तो अपनी फीस लेते हैं। टेक्नोलॉजी स्कैम खत्म कर देगी? यस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यस। रीडेवलपमेंट मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेस है। यस, वी कैन से। So thank you so much. So we are at the last stage of our entire show and it was superb and amazing. Dheeraj ji, thank you so much Dheeraj ji for being there. एक last चीज आप लोगों को क्या बताना चाहोगे? मैं हर सोसाइटी या हर इंडिविजुअल को ये बताना चाहूँगा कि रीडेवलपमेंट अगर आप करने जा रहे हो तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको करना चाहिए। किसी भी स्कैम या डर से वो सोच के कि ये क्या होगा, सब करप्टेड हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए और हैप्पीली एक अच्छे कंसल्टेंट को अपॉइंट करके या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, कंस्ट्रक्शन टेक प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे बात करके आपको सही मार्गदर्शन, सही गाइडलाइंस मिलेगी। उसके तहत आप काम करिए, अपना घर टाइम पे, अपना घर
अच्छे क्वालिटी से और बेटर एमिनिटीज के साथ वापस आई है। तो आज हम इसीलिए इसी पे बात कर रहे हैं। तो सही प्रोसेस, सही तरीके से काम करिए, बिना डरे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो डर के आगे ही जीत है कहा जाता है। डर के आगे जीत है। सो थैंक यू सो मच। एक सोच के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? एक सोच के लिए एक्चुअली मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐड देखा तो मैं तो एक रैंडम कॉल किया था कि लेट्स सी क्या है। बट उसके बाद जब मैं आपसे, आपकी टीम से बात किया, देन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये उस जगह पर ले जाना चाहती है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआत में घर डीले थे, मेरा खुद का घर नहीं मिला था, और इस ऐसे टॉपिक पे, ऐसे समस्या से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं। तो उसको कहीं ना कहीं मुझे लोगों तक पहुंचाना था। और जो आपकी सोच, एक सोच है ना, उसके माध्यम से वो मेरा सपना या मेरे वो जो चीज़ें वो पूरी हो रही हैं। तो थैंक यू सो मच ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और लोगों तक ये सब बात पहुंचाने के लिए। ये घर घर की समस्या है सर। हमको भी रीडेवलपमेंट में जाना है, लेकिन हमको भी नहीं पता है कि कौन से स्टेप्स होने चाहिए। इसीलिए क्या है ना कि अभी अगर हम देखा जाए तो मुंबई का एज जो है वो रीडेवलपमेंट का ज़्यादा है। बिकॉज मुंबई 40 ईयर्स से पुरानी हो चुकी है। तो जितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं सबको रीडेवलपमेंट में जाना है, और सबके लिए नया है। बिकॉज इसके पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ते जा रही हैं, बिकॉज जैसे जैसे बिल्डिंग का एज बढ़ते जा रहा है। और बहुत सारी बिल्डिंगें तो नहीं होने की वजह से धोखादायक घोषित हो गई। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि बिल्डिंग गिर गई, कितने लोग मर गए। अगर उनको सही टाइम पे सही जानकारी होती तो वो अपना रिडेवलपमेंट करके अपने अच्छे नए घर में होते, उनकी लाइफ भी बची होती है। तो ये सब चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए लोगों को इसकी जानकारी लेके सही तरीके से आगे बढ़े, ताकि वो भी सुरक्षित रहे, उनका घर भी सुरक्षित रहे और अच्छे से रहे। करेक्ट। थैंक यू सो मच वंस अगेन धीरज जी। बहुत ही कैंडिड रहा हमारा पूरा कॉन्वर्जेशन, और सच्चाई जो है वो एक्चुअली आज बाहर आई है कि रीडेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और लंबा कितना प्रोसेस होता है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मुंबई में हर दिन एक नई बिल्डिंग बन रही है, पर असली निर्माण तब होगा जब हर बिल्डर के साथ ईमानदारी भी मिलेगी, और वही है हमारी एक सोच। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, हो सके तो लोगों तक पहुंचाइएगा जरूर।